वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। एमडी कैट केमिस्ट्री में हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर को समझने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ 4 लेवल के अंदर उनके एमसीक्यूज़ और उनके पास पेपर एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक दूसरा लेक्चर बनता है। आज हमने स्टोइक्योमेट्री पर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोइक्योमेट्री जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। स्टोइक्योमेट्री 2 अल्फाज से निकल के बना है। स्टोइक्यो निकला है मेरे पास स्टोइकियन से और मेट्री निकला है मेरे पास मेट्रॉन से। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पर एलिमेंट की कोई ना कोई मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ को स्टडी करना है। अब स्टोइक्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बात को समझने के लिए आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करें। A प्लस B हमें क्या देता है, C। इस रिएक्शन में A और B हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और C हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन को देखकर मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि अगर 1 मोल A रिएक्टेंट के रिएक्ट करें विद 1 मोल ऑफ B रिएक्टेंट के, तो मेरे पास C के जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। ये चीज़ मुझे क्या देख के समझ आ रही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के समझ आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक हम स्टोइक्योमेट्री को डिस्कस नहीं कर सकते। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं देख के इंटरप्रेट करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो B रिएक्टेंट है उसके 1 मोल C प्रोडक्ट के कितने देते हैं, 1 मोल देते हैं। इसी तरह अगर मैं X अमाउंट ऑफ A को यूज़ करूँ, X अमाउंट ऑफ A को यूज़ करूँ तो Y अमाउंट ऑफ C प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ हमें कौन बताएगा कि कितना रिएक्ट किया और कितना प्रोडक्ट बना, ये चीज़ हमें बताएगी स्टोइक्योमेट्री। ठीक हो गई बात। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस की। N2 + 3H2 gives 2NH3। अब जब मैं हेबर्स प्रोसेस को डिस्कस करूंगा तो मैं इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखकर ये बात इंटरप्रेट। इसी तरह ये एक और बात मुझे समझ आ गई कि 3 मोल्स ऑफ H2 मुझे क्या देते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3। तो इनसे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि अगर 2 मोल ऑफ H2 हो तो कितने आएंगे मोल्स ऑफ NH3, या 1.5 मोल्स ऑफ H2 हो तो कितने मोल्स आएंगे NH3 के, ये सब की सब हमारे पास जिस कैलकुलेशन की मदद से होती हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो कैलकुलेशन को हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब पेपर के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्टोइक्योमेट्री पढ़ने के लिए, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स को डिस्कस करने के लिए और ये चीज़ पता करने के लिए कि क्या ये अमाउंट्स मेरे पास सही आई हैं या नहीं आई हैं, हमारे पास 2 अजम्पशंस होती हैं। पहली अजम्पशन होती है कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स में। किसी भी किस्म का कोई साइड रिएक्शन ना हो जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट जो है किसी बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो एक्चुअल अमाउंट्स को हम डिस्कस करके प्रोडक्ट्स के अमाउंट को इंटरप्रेट कर सकें। इस चीज़ की एग्जाम्पल में इस रिएक्शन से लेता हूँ N2 + 3H2 gives 2NH3। अब मैं यहाँ पर अजम्पशन लेके चलता हूँ कि मेरे पास सारे के सारा नाइट्रोजन और सारी की सारी हाइड्रोजन किस में चेंज हो चुकी होगी,
अमोनिया के अंदर चेंज हो चुकी होगी। इसके बाद एक तीसरी असम्पशन भी होती है कि द रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल। रिएक्शन में किसी भी किस्म की कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रिवर्सिबिलिटी से मुराद है कि रिएक्टेंट्स कभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट कभी वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आप स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब हम स्टोइकियोमेट्री में कुछ लॉज को डिस्कस करते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं, जो स्टोइकियोमेट्री होती है, वो इन दो लॉज को फॉलो करती है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस बात का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास था उनको अगर हम ऐड करें तो प्रोडक्ट का भी सेम मास आना चाहिए। ठीक हो गई बात। अब इसमें हमारे पास दूसरा लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है उसमें हमेशा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? जो कि एटम्स की एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल H2O में अगर मैं देखूं तो H2O में क्या है, दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मेरे पास एक लॉ है जिसको मैं कहता हूँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक दूसरा नाम होता है, उसको आप कहते हैं प्राउस्ट्स लॉ। तो ये नॉलेज बेस आपकी थोड़ी सी इंक्रीज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्राउस्ट लॉ। अब यहां पर एक और बात मैं डिस्कस करता चलूं। जो चीज डिस्कस की गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, उसको थोड़ा सा मैं अगर इंटरप्रेट करता चलूं यहां पर, तो कुछ ऐसे है कि अगर मैं एक रिएक्शन कंसिडर करूं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो यहां पर मेरे पास 2 इंटू क्या है? 2 हो जाएगा, 2 ग्राम, तो 4 ग्राम इसका हो जाएगा, 32 ग्राम्स इसका हो जाएगा, 2 इंटू 18 ग्राम्स इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 36 ग्राम्स का मास है और रिएक्टेंट्स में भी क्या है? 36 ग्राम्स का मास है। तो मेरे पास जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास किसका है? प्रोडक्ट्स का है। तो मेरे पास ये क्या है? ये एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हर इक्वेशन में फॉलो होगा और ज़रूर इस्तेमाल होगा। अब हमारी जो स्टोइकियोमेट्री है, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया था डेफिनेशन पढ़ाते हुए कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो किससे रिलेटेड है? वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएंगे, या कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन गए हैं तो कितने मेरे पास रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस ये होती हैं कि स्टोइकियोमेट्री कैन नॉट एक्सप्लेन। जो स्टोइकियोमेट्री है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या चीज़ें? नंबर 1, कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन। कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन जो है हमारे पास कि एक रिएक्शन को कराने के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, या कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, या किस तरह के एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमारे पास स्टोइकियोमेट्री एक्सप्लेन नहीं करती। सेकंड बात करते हैं हम कि स्टोइकियोमेट्री मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं करती। फिर मेरे पास नेक्स्ट चीज़ है कि स्टोइकियोमेट्री मेरे पास कभी भी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती। और उसके साथ साथ स्टोइकियोमेट्री कभी भी मेरे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात नहीं करती। स्टोइकियोमेट्री क्या डिस्कस करेगी? सिर्फ इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा वो कौन डिस्कस करेगा? वो स्टोइकियोमेट्री डिस्कस करेगी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी डिस्कशन समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अब इस सारी डिस्कशन करने का मकसद ये था कि मेरे पास MD कैट पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो या वो अजम्पशन से आ सकता है और या वो लिमिटेशन से आ सकता है। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अजम्पशन इन स्टोइकियोमेट्री की स्टेटमेंट देकर कोई एक स्टेटमेंट में इसमें से दे सकता है
और हमसे MCQ पूछ सकता है। इसी के साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन स्टोइकियोमेट्री कैन नॉट एक्सप्लेन, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, रेट, मैकेनिज्म, फिजिकल स्टेट्स, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैन स्टोइकियोमेट्री एक्सप्लेन। तो क्या एक्सप्लेन कर सकता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं, वो रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये रिएक्शन बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में ये रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मुझे कैसे पता चला कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? जब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद देखी तो वो 4 थी, ऑक्सीजन की तादाद देखी तो वो 2 थी। रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं। अब मैं प्रोडक्ट्स की जब बात करता हूँ तो प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन की तादाद 4 है और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 2 है। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर आप इनके कोफिशिएंट्स देख रहे हो हाइड्रोजन और वाटर के, तो इन कोफिशिएंट्स को हमने एक नया नाम दिया है। वो नया नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हमारे PMDC के सिलेबस का स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्या होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अमाउंट्स ऑफ reactants and products in a balanced chemical equation हमारे पास कौन सी अमाउंट्स होती हैं? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं। अगर इस रिएक्शन में मैं देखूं, जो मेरे पास वाटर का रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कितनी है? हाइड्रोजन गैस की 2 और ऑक्सीजन की कितनी है? 1 और वाटर की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कितनी है? फिर से 2। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करूं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो मेरे पास इसमें नाइट्रोजन की तादाद कितनी है? 1, हाइड्रोजन की कितनी है? 3 और अमोनिया की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कितनी है? 2। अब मेरे पास एक नेक्स्ट चीज़ है जो कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है मोल हीट मैप। मोल हीट मैप क्या कहता है? मोल हीट मैप मेरा मोल का जो लेक्चर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? जिसमें मैंने मोल्स की एक मास्टर इक्वेशन लिखाई थी, उसको ये यूज़ करता है। किसी भी अगर एक रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं और कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए जाएं और उनके बीच का आपस में रिलेशनशिप पूछा हो, तो हम इसको किस तरह लेके चलेंगे? तो अगर तो रिएक्टेंट्स का मास दिया गया हो, या रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम दिया गया हो, या रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए हों, और उनका आपको मास, वॉल्यूम या पार्टिकल्स पूछ लिया जाए कि कितने प्रोडक्ट्स का कितना मास, कितना वॉल्यूम या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम इनको किस तरह लेके चल सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर तो आपको मास दिया गया है तो आप मास के फॉर्मूला पुट करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इस सब को आप कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? मास को मोल के अंदर। इसी तरह आपको अगर वॉल्यूम दिया गया हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मास्टर इक्वेशंस में से? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और उसके बाद आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं रिएक्टेंट्स के। तो ये किस तरह आएगा? ये मेरे पास आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये सब करने के बाद आप रिएक्टेंट्स के क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब आप रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं विद व्हाट? विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और फिर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं? वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, वॉल्यूम में, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में।
ठीक हो गई बात। अब ये जो सारी सिचुएशन होगी, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो मेरे पास होगी, इस सब में 3 पार्ट्स आ गए हैं। मोल टू मास कन्वर्जन, मोल टू मोल कन्वर्जन, मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन। तो हमने ये 3 कन्वर्जन या कैलकुलेशंस देखनी है और इस सारे के सारे मोल हीट मैप को यूज़ करते हुए बहुत से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं फॉर अ सेकेंड, आप इस एग्जाम्पल को फिर से देखें, जो कि है वाटर की एग्जाम्पल। वो कहती है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप इसके देखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये कहते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बना दिए, कितने मोल्स बना दिए, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना दिए। इसी तरह अगर मैं यहां पर देखना चाहूं मैस को देखना चाहूं तो हाइड्रोजन के कितना ग्राम्स रिएक्ट किए टोटल, 4 ग्राम्स। ऑक्सीजन के कितने किए, 32 ग्राम्स। और टोटल वाटर के कितने बने, 36 ग्राम्स। ठीक होगी बात। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को देखना चाहूँ तो अब हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू मोलर वॉल्यूम। ऑक्सीजन गैस के कितने हैं, मोलर वॉल्यूम, 1 इंटू मोलर वॉल्यूम। और इसके कितने हैं, वाटर के 2 इंटू मोलर वॉल्यूम। तो तीनों तरह की कैलकुलेशंस जो है वो निकालनी मेरे लिए बड़ी आसान हो गई। अब अगर मुझसे कोई फ़र्ज़ करे, यहाँ पर पूछे कि आपके पास अगर 4 मोल वाटर बन रहा है तो आप ऑक्सीजन का कितना मैस यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करे मुझसे कोई पूछ रहा है कि अगर 4 मोल्स वाटर बन रहे हैं तो ऑक्सीजन का कितना आप मैस यूज़ करेंगे। तो 2 मोल वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन के मैं 32 ग्राम यूज़ करता हूँ, तो 4 ग्राम बनाने के लिए मैं ऑक्सीजन के कितने यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 64 ग्राम्स। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप 72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ करेंगे, तो हम अपनी जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें कितने कर रहे हैं, 36 ग्राम यूज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 यूज़ हो रहे हैं। तो अब मेरे पास 72 ग्राम्स है तो 72 ग्राम्स हाइड्रोजन है इंटू 2, 72 ग्राम्स वाटर है तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होगा। अब जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं अभी से शुरू से लेकर अभी तक, ये सारी सिचुएशंस में अब इनको MCQs में आपको इंटीग्रेट करके इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने लगा हूँ। तो ये मेरे पास 4 लेवल्स में MD-CAT के MCQs हैं, जिसमें आपके पास कुछ मॉडल MCQs हैं और कुछ ऐसे MCQs हैं जो कि पास्ट पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लेवल 1 MCQ को देख लेते हैं। जो लोग मिडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ते हैं उनको ये आइडिया है कि हम सारे के सारे MCQs को 4 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, एडवांस्ड, और फिर एक एक की टेक्निक आराम आराम से पढ़ते हुए आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक टेक्निक सिखाई थी मोल पढ़ाते हुए, ऑल डाटा ऑल एट वंस। जिन्होंने ये शॉर्टकट टेक्निक नहीं सीखी ऑल डाटा ऑल एट वंस, इनको चाहिए कि वो मोल के लेक्चर में लाजमी जाके आपने MCQs के दौरान ये टेक्निक जो मैंने सिखाई है आपने सीखनी है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब यहाँ पर कितने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये तो हो गया लेवल 1 का MCQ, जो ईजीएस्ट मोस्ट MCQs हमारे आते हैं MD-CAT के अंदर, मोल टू मोल कन्वर्जन या मोल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्जन से रिलेटेड। अब सेकंड जो मेरे पास है वो लेवल 2 MCQ है।
लेवल 2 MCQ मेरे पास होता है मीडियम लेवल के MCQ। अब आप एक क्वेश्चन को पढ़ें, हाउ मच मास ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ KClO3 इज डीकम्पोज्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, गिवन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, 2 मोल्स ऑफ KClO3 हमें कितने देते हैं, 3 मोल्स ऑफ O2, यही बात है। तो 2 मोल्स ऑफ जब 1 मोल ऑफ KClO3 रिएक्ट करेगा तो कितने देगा, 1.5 मोल्स ऑफ O2 देगा। कैसे आया ये, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, सही होगी बात। अब मुझे ये बताओ कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 कितना मास रिएक्ट करता था, 3 मल्टीप्लाई बाय 32, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 होता है 96 ग्राम्स। मैंने क्या बताया, मैंने कहा जब 2 मोल्स ऑफ KClO3 डिकम्पोज करते थे KClO3 तो कितने बनते थे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होता है, 96 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ KClO3 डिकम्पोज कर रहा है तो ये हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 48 ग्राम्स। तो ये कितना है, 48 ग्राम्स। क्या इसमें कोई मुश्किल थी, क्या इसमें मेरा 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। कब नहीं लगता, जब मैं अपनी टेक्निक यूज़ करता हूँ जो कि है ऑल डाटा ऑल एट वंस। आपने ये टेक्निक पहले जाके मोल से सीखनी है, उसके बाद मेरे साथ साथ जब आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को तो आपके लिए ये बच्चों वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 आर फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट विद SO2। अब ये मैंने लेवल 3 में इसलिए डाला है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपको पेपर में नहीं दी जाती जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हमें खुद बनानी होती है। तो वो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, वो ये कह रहा है कि SO2 रिएक्ट कर रहा है O2 से और क्या दे रहा है, SO3 दे रहा है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक, सल्फर का मसला नहीं है, ऑक्सीजन का मसला है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने, 6, यहाँ पर कितने, 3। तो मैं कुछ ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितनी होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 6, यहाँ पर भी कितने होंगे, 6। तो दोनों साइड पे 6 ऑक्सीजन और 1 सल्फर हो गए। हमने पहले इसको बैलेंस करना है, उसके बाद कंडीशन को पढ़ना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 आर फॉर्म्ड व्हेन हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद SO2। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ऑल डाटा ऑल एट वंस कि 1 मोल ऑफ O2 हमें देता है 2 मोल्स ऑफ SO3। हाफ मोल्स कितना देगा, 1 मोल ऑफ SO3। अब जब नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो एवोगैड्रोस नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, Na, हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब लेवल 4 का क्वेश्चन है जो कि पढ़ने में आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा। उसकी आसानी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें पता है कि एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ, और बना क्या रहा है, Al2O3। अब यहाँ पर Al2O3 में देखें तो ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 3, और इधर कितनी है, 2। तो 3O2 का कॉमन प्रोडक्ट मेरे पास क्या आता है, 6। तो जब मैं ऐसे करता हूं तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम इस प्रोडक्ट की साइड पे 4 है और रिएक्टेंट्स की साइड पे कितने हैं, 1। तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन ये कहती है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये 3 मोल्स हैं, ये कितने हैं, 3 × 32, तो ये कितने हो जाएंगे, 96 ग्राम्स। तो 96 ग्राम से हमारे पास कितना बन रहे हैं, ये 2 मोल्स बन रहे हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहीं पर ये 96 की जगह 32 दे देता, तो यहाँ पर अगर यहीं पे आपको 96 की जगह 32 मोल्स 32 ग्राम से पूछ लेता तो आप क्या करते, तो हम इस पूरे को 3 से डिवाइड करते। ये हमें 2/3 मोल्स ऑफ Al2O3 देता जब यहाँ पे 32 होता। अगर यहाँ पर मेरे पास 64 होता तो आप कितने देते, तो आप 1 मोल सेलेक्ट करते। आई होप आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी बड़ी अच्छे से आ गई होगी।
अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई है तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक पास्ट पेपर की एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है। ये MD-CAT 2012 का MCQ है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें पूछता है कि when 8 grams of H2 reacts with 2 moles of O2, how many moles of O2 are formed? तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं 2 plus O2 gives 2H2O। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जिस फॉर्म में ऑल डाटा ऑल एट वंस, जिस फॉर्म में डाटा पूछा गया उस फॉर्म में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बना ले। 4 ग्राम, इसके कितने हैं 1 मोल, कितने बनते हैं मेरे पास इसके 2 मोल। जब 4 ग्राम हो और उसके साथ साथ मेरे पास, जब 4 ग्राम मैस हो और उसके साथ साथ 1 मोल ऑक्सीजन का हो तो कितने बनेंगे मेरे पास 2 मोल्स बनेंगे। अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि 8 ग्राम जो है वो किसका डबल है, इसका डबल है, और 1 और 2 मोल जो है वो इसका डबल है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल्स। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और जाकर ये MCQs लाजमी प्रैक्टिस करें। हमारा वेबसाइट पर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया गया होगा जो कि आपकी MD-CAT की तैयारी चेक करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर शोइंग अप।